मलेशिया में रहना हुआ है। इसके पहले मैं एक बार 2000 में आया था और आफ्टर 23 years आई एम हियर इन मलेशिया में। At that time, I was the Services Transport Minister in Government of India, and respected Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. उनकी कैबिनेट में मैं था और यहाँ पर आया हुआ था। वैसे मैं देश दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ के लोगों से, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग होते हैं, उनके साथ में बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। और मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि मुझे बात करते हुए बहुत सुखद अनुभूति होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा के लोगों को अच्छा लगता ही होगा, कि नहीं लगता? इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप सब मलेशिया में अपने देश भारत के प्रति तो आपके प्रति निष्ठा होनी ही चाहिए, लेकिन जिस देश में आप काम कर रहे हैं उस देश के प्रति भी आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए उस कंट्री के प्रति। क्योंकि ऑनेस्टी ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कैपिटल है, ईमानदारी। जहां रहिएगा इस ऑनेस्टी को किसी भी सूरत में आप छोड़िएगा मत। ये बात सच है कि आप इंडियन हैं और इंडियन हैं तो जहां भी रहेंगे तो इंडिया तो आपके भीतर रहेगा ही। किसी ने कहा है यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया but you can't take India out of an Indian. वो तो रहेगा, लेकिन इंडियन है इसलिए हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। भारत के प्रति जिस प्रकार की ऑनेस्टी है वही ऑनेस्टी हमारी मलेशिया के प्रति भी होनी चाहिए। मलेशिया की डेवलपमेंट में भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोगों से यह मैं अपेक्षा करता हूं। यदि कुछ लोग ना समझ पा रहे हो तो मैं किसी को बुला लूं, ट्रांसलेट कर ले। ओके, तो पीछे के लोग ओके सर, और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि मलेशिया में मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई और बातचीत करने पर लोगों से भी जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर महाभारत और रामायण का मलय लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है और यहाँ मलेशियन लोग भी वह रामायण और महाभारत पढ़ते हैं। अब इसमें कहां तक सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जानकारी ये नहीं है। और मैंने देखा कि सचमुच यहां पर एक जो मलेशियन जो हमारे हैं उनकी अप्रोच सेकुलर है। कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके द्वारा नहीं होता है, ऐसा मुझे देखने को मिला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ यहां काम करिए, मलेशिया का भी डेवलपमेंट करिए, लेकिन भारत को भी अपने दिल से मत निकलने दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और वैसे भारत का जहां तक सवाल है, भारत के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है।
जो चाहे वो आप आंख दिखाकर निकल जाए। भारत ताकतवर भारत बन चुका है। और अभी एक स्टैंड ऑफ हम लोगों का चाइना के साथ भी हुआ है। पूरी ताकत के साथ हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आपने देखा होगा, ग्लोबली वो कितना पॉपुलर हुए। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर पुकारा, बॉस बॉस। कभी आप कल्पना करते थे भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई ये बात कहे? और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन ने तो बिल्कुल पास आकर और गले लगाकर कहा कि आप तो ग्लोबली यू आर वेरी पॉपुलर। और आपके ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती है। और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को भी आपने देखा ही होगा कि नहीं, वो कहना नहीं चाहिए। लेकिन यह सब जो कुछ भी हो रहा है वो इस कारण हो रहा है कि भारत का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ा है। भारत को लोग अब हल्के तरीके से नहीं लेते हैं, बल्कि भारत को अब लोग गंभीरतापूर्वक लेते हैं। एक पावर के रूप में इमर्ज होकर आया है। इकॉनमी की दृष्टि से आप देखें 2013 में यह भारत इकॉनमी की साइज के मामले में यह लगभग 11वें स्थान पर था। माने इंडिया वाज एट द 11th पोजीशन इन 2013। लेकिन आज यह हमारा भारत शंख लेकर दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी में आकर खड़ा हो। मॉर्गन स्टैनले की एक फाइनेंशियल फर्म है, उस फर्म ने कहा है, उसकी बात को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। उस फर्म ने यह कहा भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही यदि बढ़ता रहा तो इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में खड़ा हो। और परचेजिंग पावर पैरिटी का जहां तक सवाल है, यदि उस दृष्टि से देखें तो हमारा भारत तो टॉप 3 में आज ही आकर खड़ा हो गया, आज ही खड़ा। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि भारत इतनी जल्दी जंप लेगा। और दुनिया में हमारी यह हैसियत बनी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो बाहर जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। वो केवल प्राइम मिनिस्टर का सम्मान नहीं है, बल्कि हर भारतवासी का सम्मान है। और हर भारतवासी और भारत में कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा। मुझे याद है कि जब मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, हाईवे, ये सब हमारे पास थे। उसमें काम शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर। बीच में दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसमें पर डे जो हाईवेज बनती थी वो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर डे। आज भारत में हाईवे 38 to 40 किलोमीटर पर डे बनते हैं। और 9 साल के अंदर मोर देन 90,000 किलोमीटर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग भारत के इंडियन लोग हैं, आप इस बात को भी जानते होंगे। भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोगों तक पानी नहीं पहुंचता है, पीने वाला पानी। अब भारत के अधिकांश गांव में आप जाएंगे तो वहां नल पहुंच गया है और लोगों को नल के माध्यम से जल मिल रहा है। अभी कुछ स्थान शेष रह गए हैं, 2 वर्ष का समय और लगेगा।
प्रधानमंत्री जी की आइडिया थी कि हिंदुस्तान का एक भी घर से नहीं बचना चाहिए जहां पर कि नल के माध्यम से लोगों को जल नहीं मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि दूर दराज के रहने वाले गांव, वहां जो माताएं बहनें होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घड़े अपने ऊपर रखकर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से आती हैं, तब अपनी वो पानी की आवश्यकताओं को वो पूरा करती हैं और उनके परिवार के सदस्यों से पूरा करते हैं। इन्फ्लेशन करती है। पहले बहुत सारे कच्चे मकान दिखते थे, अब आप 6, 7, 8 साल पहले भारत गए हों और आज यदि भारत जाएंगे तो कच्चे मकान अब आपको पहले के कंपेरिजन में काफी कम दिखाएंगे। हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए। यह हमारे गवर्नमेंट का काम है और इस काम को भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा किया। कुकिंग गैस सिलेंडर सबके पास होना चाहिए। गरीब परिवारों में लोगों तक कुकिंग गैस सिलेंडर पहुंचाए। छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं सामान्य व्यक्ति की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट ने लिया है और उसमें हमको कामयाबी भी हासिल हुई है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट का यहां सवाल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की इस समय की कोई है, हमारा और आपका देश ये भारत है। 720। कोविड का असर यहां था कि नहीं? कोरोना कोविड, यहां कोविड बोलते हैं, कोरोना क्या बोलते हैं? कोविड का यहां असर था ना, भारत में भी था। सबको यहां 2-3 डोज लग गई है वैक्सीन की कि नहीं? कितने लोग लगी है? हाथ उठाइए। जिनको न लगी है वो हाथ उठाएं। जिनको केवल 2 डोज लगी है वो हाथ उठाएं। जिनको केवल 1 डोज लगी है वो हाथ उठाइए। नहीं, 2 डोज अधिकांश लोगों को लग गई है, 3 डोज सबको नहीं लगी है। क्यों? नहीं लगी। भारत में शायद ही ऐसा कोई बचा हो जिसको कि 3 डोज न लगी। भारत में शायद ही ऐसा कोई। और जिस समय कोरोना की क्राइसिस आई थी 2013 में, भारत केवल 9 डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एम्यूनिशन, प्लेटफॉर्म्स, ये सब सारी चीजें, ज्यादा से ज्यादा 900 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था। 900 करोड़। आज आप जानते हैं इतने ही समय में हम लोगों ने 1600 करोड़, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना था। हम लोगों का टारगेट है कि 25-26 आते आते हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आह्वान किया है, दुनिया के लोग आइए, भारत में आइए, भारत में बनाइए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर ऑल। केवल भारत के लिए मत बनाइए, आइए भारत में बनाइए यही, और केवल भारत के लिए मत बनाइए, सारी दुनिया के लिए बनाइए। वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे विश्व की चिंता करने वाले लोग हैं, तो भारत की चिंता करने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरा कहता था आओ यहीं बनाओ, यहीं काम करा चल खत्म, यहां भी बनाओ, यहीं बनाओ, यहां के लोगों के हाथों से बनाओ, लेकिन सारी दुनिया में। और एक अमित जी की तरफ चल रहा है। अब हमारे यहां भी मिसाइल्स बनती है, टैंक बनते हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। और पहले आप लोगों को मालूम है दिल्ली में एम्स कहां था? ये भारत में एम्स कहां थे मालूम है? केवल दिल्ली में ना। अब 15 एम्स भारत में हो गए, 15 एम्स। और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है 200 मेडिकल कॉलेजेस तो खुल गए।
200 मेडिकल कॉलेज पहले जितने थे, इन एडिशन टू दैट 200 मेडिकल कॉलेज खुल गए और उन्होंने कहा है कि हम तो यह चाहते हैं कि दुनिया की, भारत का एक भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं बचना चाहिए यहाँ पर कि कोई मेडिकल कॉलेज न हो। ये करिश्मा भारत में हो रहा है। एयरपोर्ट विद इन 9 years, 2014 में यहाँ एयरपोर्ट का नंबर 74 था, आज आपको जानकर खुशी होगी कि 148 हो गई। डेवलपमेंट भारत में कितनी स्पीड से हो रहा है, मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं। इंटरनेट कंजम्पशन के मामले में दुनिया की टॉप कंट्री में आकर आपका हमारा भारत देश शामिल हो गया है। इंटरनेट कंजम्पशन 5G तो हमारे यहां लॉन्च हो चुका है, 6G पर काम हो रहा है और 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन किया गया और ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम हो रहा है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आपको जानकर खुशी होगी कि शायद ही दुनिया में 1-2 देश ऐसे हों। इस तरह 2022-23 का आंकड़ा मेरे पास है, 11,000 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। 11,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए और अप्रॉक्सिमेटली 3,000 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन लोगों ने किया। आप लोग कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, डिजिटाइजेशन से उन्हें क्या लाभ होने वाला है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब सारी चीजों को लेकर संदेह है। लेकिन आज भारत में एकदम बिल्कुल करिश्मा हो रहा है। तो हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज मुझे कहते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि हमको तो लगता है कि यदि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो 2047 आते आते भारत टॉप 3 में ही नहीं रहेगा, बल्कि भारत सुपर पावर बनकर नहीं रहा है। कन्विक्शन के साथ भारत को आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा से फर्म कन्विक्शन, और वह फर्म कन्विक्शन इस समय भारत के पास है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबका सहयोग तो रहता ही है, आप सबके सहयोग की मांगने की कोई जरूरत तो है नहीं। कभी कभी आप लोग घर जाते हैं कि नहीं जाते? 7 साल में जाते हैं, 2 साल में कुछ बदला हुआ दिखाई देता है कि नहीं? साल में 2 दिन बाद जाते हैं। बहुत बदला है। पहले गांव पहुंचते रहे होंगे 3 घंटे में, तो दिल्ली जाने के बाद 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 घंटे में पहुंचते। रूरल एरिया में भी चले जाएंगे तो रोड्स का काफी बनी, बहुत कंस्ट्रक्शन वहां पर। और कोई पूछना है? अरे वंदे भारत तो कब कितने 22 ट्रेन चल गई वंदे भारत की। आज के 3-4 साल पहले एक भी ट्रेन नहीं की वंदे भारत। एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर तो भाषण नहीं दे सकता इस समय, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ रहे हैं और बीच में यदि आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता हो तो चेंज कर सकते हैं, पॉलिसी के अंतर्गत ये भी है। और कुछ? हाँ, ये बात सही है।
वोटिंग होती है। एनआरआईज को भी वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हैं हमारे प्राइम, क्या करना भी कुछ कहने का। हाँ तो वो तो वो उपाय में बताइए, तो मालूम कैसे होगा। वैसे है, ये ध्यान में है, गवर्नमेंट के आपके ध्यान में है। अब ऐसा आपने देखा आपकी हर रात पूरी हो रही है, देखिए आगे क्या होगा, गारंटी नहीं दे सकते इसके बारे में, लेकिन है अंडर सीरियस कंसिडरेशन। अच्छा अच्छा क्या किसके रोल के बारे में? स्टार्टअप कमाल कर दिया भाई। इस समय डिफेंस में मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप का नंबर बढ़कर मोर देन 10,000 हो गया स्टार्टअप में।